नमस्कार। आज हम भारतीय शासन और राजनीति की कह सकते हैं कि सबसे अहम किताबों में से एक एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा इसका पहला अध्याय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान और राजतंत्र पर आखिर किन घटनाओं की छाप पड़ी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान कोई एक दिन में लिखा गया दस्तावेज नहीं है। ये करीब 200 सालों के प्रशासनिक और राजनीतिक विकास का नतीजा है। आज हम इसी सफर को देखेंगे, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी शासक बनी और कैसे उन घटनाओं ने अनजाने में ही सही आजाद भारत की प्रशासनिक रूपरेखा तैयार कर दी। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो सबसे पहला सवाल, ब्रिटिश भारत आए कैसे? क्या उनका इरादा शुरू से ही यहाँ पर कब्जा करने का था? नहीं, इरादा तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, वो लोग आए थे 1608 में। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। मतलब शासन करने का कोई इरादा नहीं था शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1600 में तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें सिर्फ एक चार्टर दिया था ट्रेड करने के लिए। मुनाफा कमाना, मसाले, कपास, बस यही सब। यानी शुरुआत पूरी तरह से कमर्शियल थी। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? एक व्यापारिक कंपनी क्षेत्रीय शक्ति कैसे बन गई? ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था साल 1765। 1765? हाँ, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। ये एक जबरदस्त घटना थी। दीवानी अधिकार, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? हाँ, दीवानी का मतलब था राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार। यानी टैक्स वसूलने का हक और सिविल मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार? बिल्कुल। अब पैसा और न्याय दोनों की ताकत उनके पास थी। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, उनके पास असली पावर आ गई थी। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। मतलब एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अब लोगों के पारिवारिक मामलों में भी फैसला सुनाने लगी थी? हाँ, ये तो सीधे सीधे सरकार चलाने जैसा हो गया। एकदम। नवाब के पास सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारियां रह गईं, लेकिन खजाना और असली ताकत कंपनी के हाथ में आ गई। यहीं से भारत में उनकी क्षेत्रीय शक्ति की शुरुआत हुई। लेकिन इस बेहिसाब ताकत का एक नतीजा और निकला। भ्रष्टाचार। बिल्कुल, भ्रष्टाचार। हाँ, मैं यही सोच रही थी। जब एक कंपनी के कर्मचारियों के हाथ में इतनी ताकत और पैसा आ जाए तो ये तो होना ही था। हाँ, कंपनी के अफसर तो मालामाल होकर ब्रिटेन लौट रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। अच्छा। इसी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार हस्तक्षेप किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का विश्लेषण, कंपनी का शासन और इसका पहला बड़ा अध्याय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सवाल यह है कि इस एक्ट को इतना जरूरी क्यों माना जाता है? मतलब इसकी इतनी संवैधानिक अहमियत क्यों है? स्रोत बताते हैं कि इसके 3 बड़े कारण थे। पहला कारण सबसे सीधा है। ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ये कहने का कि बस अब बहुत हुआ। अच्छा। उन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को रेगुलेट यानी नियमित और नियंत्रित करने की कोशिश की। अब तक कंपनी अपनी मनमानी करती थी, लेकिन अब संसद ने कहा कि लगाम हमारे हाथ में होगी। और दूसरा कारण मुझे लगता है इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। इस एक्ट के जरिए कंपनी के सिर्फ व्यापारिक कामों को ही नहीं, बल्कि उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को भी पहली बार आधिकारिक मान्यता दी गई। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि भारत में एक सरकार चला रही है। एग्जैक्टली। और तीसरा, जो शायद सबसे दूरगामी असर वाला था, वो ये कि इस एक्ट ने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इससे पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों अपनी अपनी ढपली पर अपना अपना राग अलापती थीं। सब अलग अलग थे। हाँ, सब अलग। इस एक्ट ने इन सबको एक सुर में लाने की कोशिश की। ये केंद्रीकरण की वो पहली ईंट थी जिस पर आगे चलकर एक भारत की पूरी प्रशासनिक इमारत खड़ी हुई। चलिए, तो इस एक्ट के अंदर झांकते हैं। इसकी सबसे पहली और बड़ी खासियत क्या थी? देखिए, सबसे पहली खासियत थी एक बॉस का बनाया जाना। बॉस? हाँ, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये शक्ति का केंद्रीकरण था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। और उनकी मदद के लिए काउंसिल भी थी शायद? बिल्कुल। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद
यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। मकसद साफ था, एक आदमी को इंचार्ज बनाओ ताकि जवाबदेही तय हो सके। और ये बात सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, है ना? क्योंकि दूसरी खासियत तो यही थी कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थीं, एक दूसरे से मुकाबला करती थीं। इससे अक्सर नीतियों में टकराव होता था और कंपनी को नुकसान। अच्छा। इस एक्ट ने एक तरह का पदानुक्रम, एक हायरार्की बना दी। कलकत्ता को सत्ता का केंद्र बना दिया गया, जहां से पूरे ब्रिटिश भारत के लिए फैसले लिए जा सकते थे। ठीक है, तो एक केंद्रीय बॉस बना दिया। लेकिन किसी भी इलाके को चलाने के लिए सिर्फ प्रशासक तो काफी नहीं होते, अदालतें भी चाहिए। क्या इस एक्ट ने उस बारे में कुछ किया? बिल्कुल, और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कागज पर तो ये एक शानदार विचार था, न्याय की स्थापना, लेकिन असलियत में इसने एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया। कैसा संघर्ष? ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही घर में 2 लोगों को बोल दिया गया हो कि आप दोनों ही घर के मालिक हैं। एक तरफ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, और दूसरी तरफ ये नया नवेला सुप्रीम कोर्ट। सही। दोनों के अधिकार क्षेत्र साफ नहीं थे। नतीजा, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे के बीच की लड़ाई तो इतिहास में मशहूर है। मतलब सिस्टम लगभग ठप हो गया था। हाँ, उनके टकराव ने सिस्टम को लगभग ठप कर दिया था। ये दिखाता है कि सिर्फ संस्था बना देना काफी नहीं होता, शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट होना चाहिए। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, भ्रष्टाचार। एक्ट की चौथी विशेषता इसी से जुड़ी है। हाँ, इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। एक मिनट, मतलब ये सब रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाना पड़ा? ये इतना बड़ा मसला था? बहुत बड़ा। जैसा मैंने कहा, कंपनी घाटे में थी, लेकिन उसके कर्मचारी रातों रात अमीर हो रहे थे। उपहार तो बस एक बहाना था, असल में ये खुली रिश्वतखोरी थी। तो इस कानून का मुख्य मकसद कंपनी को उसके अपने कर्मचारियों द्वारा कंगाल किए जाने से बचाना था। तो एक तरह से ये भारत में सुशासन की पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक कोशिश थी जिसे राष्ट्रीय शासन का चोला पहना दिया गया था। आपने बिल्कुल सही समझा। और आखिरी खासियत, ब्रिटिश सरकार ने लंदन से अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? उन्होंने कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उस पर शिकंजा कस दिया। ये आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा कुछ था? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये लंदन में बैठकर सारी रणनीति बना रहे थे। इस एक्ट ने ये अनिवार्य कर दिया कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत से जुड़े सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देगा। तो अब कंपनी कुछ भी छिपा नहीं सकती थी? नहीं, लंदन अब हर चीज पर नजर रख रहा था। तो 1773 के एक्ट ने एक ढांचा तो बना दिया, लेकिन जैसा आपने बताया, एक ऐसा ढांचा बनाया जहां 2 तलवारें एक ही म्यान में रख दी गईं, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट। और अगले कुछ सालों में इन तलवारों के टकराने की आवाज लंदन तक सुनाई देने लगी। बिल्कुल सही। 1773 का एक्ट एक कच्चा प्रयास था। इसने नियंत्रण और केंद्रीकरण की शुरुआत तो की, लेकिन कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल था, असली बॉस कौन है, गवर्नर जनरल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? और इस कंफ्यूजन को दूर करने की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 8 साल बाद 1781 में एक और कानून आया, जिसे संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही 1773 के एक्ट से पैदा हुए झगड़ों का बंदोबस्त करना था। एक तरह का पैच या फिक्स था ये। और इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का समीकरण साफ करना था। हाँ, और इस एक्ट ने ये काम बिना किसी लाग लपेट के किया और फैसला सुनाया कार्यकारी शाखा के पक्ष में। चलिए तो देखते हैं कि इस बंदोबस्त ने क्या क्या किया। इसकी पहली और सबसे मुझे लगता है चौंकाने वाली खासियत क्या थी? सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उनके आधिकारिक कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर कर दिया। क्या मतलब वो अपनी ड्यूटी करते हुए जो भी काम करें उस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता था। और यही छूट कंपनी के बाकी कर्मचारियों को भी उनके काम के लिए दी गई। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने सबसे बड़े अधिकारियों को उसी कोर्ट के दायरे से बाहर कर रहे हैं। हाँ। ये तो मतलब
कानून सबके लिए बराबर है, बस हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बराबर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं था, ये कार्यकारी को न्यायपालिका पर सर्वोच्चता देने का सिद्धांत था। ऐसा क्यों किया गया? ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर गवर्नर जनरल को अदालती मामलों में फंसा दिया गया तो शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। शासन की गाड़ी बिना रुके चलती रहे, ये न्याय से ज्यादा जरूरी समझा गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी खासियत भी तो इसी से जुड़ी थी। राजस्व यानी टैक्स वसूलने से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। राजस्व ही तो कंपनी और ब्रिटिश राज की जीवन रेखा थी। वो यहाँ पैसा कमाने ही तो आए थे। सही बात है। इस प्रावधान ने पक्का कर दिया कि टैक्स वसूली की प्रक्रिया में अदालतें कोई रोड़ा ना अटकाएं। इससे गवर्नर जनरल की वित्तीय शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को लगभग हर तरह की छूट दे दी गई, लेकिन आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, खासकर कलकत्ता में रहने वालों के लिए? यह एक्ट ने एक समझदारी भरा कदम उठाया। तीसरी खासियत ये थी कि कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त के साथ। वो क्या थी? अदालत को निर्देश दिया गया कि वो हिंदुओं के मामले उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से और मुसलमानों के मामले उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से तय करेगी। तो इसका मतलब उन्होंने शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में दखल नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में सीधे दखल देने का नतीजा खतरनाक हो सकता है। ये उनकी हस्तक्षेप न करने की नीति की एक शुरुआती झलक थी। ये कोई भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं था, बल्कि विद्रोह से बचने का एक व्यवहारिक तरीका था। समझ गया। और इस एक्ट ने निचली अदालतों के बारे में भी कुछ नियम बनाए। अपील का सिस्टम कैसे काम करता था? हाँ, चौथी खासियत ने अपील के सिस्टम को भी बदल दिया। अब प्रांतीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास होती थी। अच्छा, तो गवर्नर जनरल की परिषद ही अपील की भी सबसे बड़ी अदालत बन गई? हाँ, इस एक कदम ने न्यायपालिका पर कार्यकारी के नियंत्रण को और मजबूत कर दिया। मतलब हर तरफ से गवर्नर जनरल को ही शक्तिशाली बनाया जा रहा था। हाँ, और पांचवी और आखिरी खासियत ने इस पर मोहर लगा दी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय अदालतों और काउंसिलों के लिए भी नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो संक्षेप में अगर 1773 का एक्ट एक सवाल था कि बॉस कौन है, तो 1781 के एक्ट ने साफ साफ जवाब दिया, बॉस गवर्नर जनरल है। इसने कार्यकारी शक्ति को सर्वोच्च बना दिया। तो आज हमने कंपनी शासन के शुरुआती दौर के इन दो बेहद महत्वपूर्ण कानूनों को समझा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ, जिसने एक बेकाबू कंपनी पर लगाम कसने और भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखने की पहली थोड़ी कच्ची कोशिश है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसमें ऐसा क्या था जो पहले नहीं था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट की तरह मतलब आधा अधूरा कदम नहीं था। ये एक बहुत ही सोचा समझा, एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा प्रयास था। अच्छा, कंपनी को ये बताने का कि अब से खेल के नियम लंदन तय करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने समस्या की जड़ पर हमला किया। और वो जड़ क्या थी? इसने पहली बार कंपनी के दो किरदारों को साफ साफ अलग कर दिया, उसका व्यापारिक काम और उसका राजनीतिक काम। मतलब कंपनी जो एक ही साथ व्यापारी भी थी और शासक भी, हाँ, उसके इन दोनों रूपों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक यही। एक्ट ने कहा कि कंपनी का जो निदेशक मंडल है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो व्यापारिक मामले देखें, उन्हें इसकी पूरी छूट है। लेकिन जहां तक राजनीतिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े मामलों का सवाल है, उनके लिए एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो व्यापार देख रहे हैं जी, और अब एक सरकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो राजनीति देख रहा है। ये तो सत्ता के दो केंद्र बनाने जैसा है। बिल्कुल है। क्या इससे जमीन पे काम करना और मुश्किल नहीं हो गया होगा? आपस में टकराव नहीं होता था? बिल्कुल होता था। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी खामी और खासियत दोनों थी। कागज पर तो काम बटा हुआ था, पर असल में ये एक लगातार चलने वाली खींचतान थी कि असली बॉस कौन है, कंपनी के डायरेक्टर या सरकार का बोर्ड। हाँ, लेकिन इस टकराव में पलड़ा हमेशा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही भारी रहता था। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास असल में शक्तियां क्या थीं?
ये कैसे कंपनी को नियंत्रित करता था। प्लान चलाना चाहता है या कोई नई टैक्स नीति लागू करना चाहता है या किसी भारतीय राज्य के साथ कोई संधि करना चाहता है तो उसे अब लंदन में बैठे इस बोर्ड से हरी झंडी लेनी होगी। मतलब असल में कंपनी के हाथ पैर बांध दिए गए थे। बिल्कुल, और लगाम सीधे ब्रिटिश सरकार के पास चली गई थी। यही भारत में एक तरह के दोहरे शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत थी। इसी वजह से शायद इस एक्ट के दो नतीजे बहुत दूरगामी साबित हुए। पहला तो ये कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को पहली बार आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। हाँ, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये एक ऐलान था। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। अब तक कंपनी कहती थी कि ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि ये जमीन ब्रिटिश ताज की है, कंपनी तो सिर्फ एक मैनेजर है। और दूसरा बड़ा नतीजा यही था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर पूरा अंतिम और सर्वोच्च नियंत्रण मिल गया। अब कोई शक नहीं था कि भारत में असली शक्ति किसके पास है। तो सरकार ने लंदन में बैठकर तो अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन भारत में शासन चलाने के लिए उन्हें जमीन पर एक मजबूत आदमी चाहिए था। और शायद यहीं से कहानी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है ना? हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट के ठीक 2 साल बाद 1786 में एक खास कानून पास किया गया जो सिर्फ एक व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। अच्छा। कॉर्नवालिस एक बड़ा नाम थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ चुके थे और उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए यूं ही हामी नहीं भरी। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, जहां तक मुझे याद है। 2 बहुत बड़ी शर्तें। पहली, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी काउंसिल के फैसलों को पलटने या न मानने का अधिकार चाहिए। वो काउंसिल के फैसलों से बंधकर नहीं रहना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि विशेष परिस्थितियों में अंतिम फैसला उनका हो। एक सीईओ की तरह काम करना चाहते थे, ना कि एक कमेटी के चेयरमैन की तरह। बिल्कुल। और दूसरी शर्त थी कि उन्हें सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। वो चाहते थे कि नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति यानी उनके हाथ में हो, ताकि फैसलों में कोई देरी या कंफ्यूजन ना हो। जी। और ब्रिटिश संसद ने उनकी ये दोनों बातें मान ली और 1786 के एक्ट में इन्हें जोड़ दिया। ये तो गवर्नर जनरल के पद को एक सुपर हीरो जैसी शक्तियां देने जैसा था। निश्चित रूप से इसने गवर्नर जनरल के पद को इतना शक्तिशाली बना दिया जितना वो पहले कभी नहीं था, और ये भविष्य के लिए एक मिसाल बन गया। तो कॉर्नवालिस को उनकी मांगी हुई शक्तियां मिल गईं, लेकिन क्या ये सिर्फ उनके लिए एक खास व्यवस्था थी या ब्रिटिश सरकार अब इस शक्तिशाली पद को हमेशा के लिए ऐसा ही बनाना चाहती थी? यही सवाल 1793 के चार्टर कानून का आधार बना। हर 20 साल में कंपनी के चार्टर यानी उसके व्यापार करने के लाइसेंस को नवीनीकृत किया जाता था। तो जब 1793 में ये मौका आया तो संसद ने कॉर्नवालिस और दी गई शक्तियों को स्थायी बना दिया। अच्छा। अब ये तय हो गया कि भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और दूसरी प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के पास भी अपनी काउंसिल के फैसलों को ओवरराइड करने की शक्ति होगी। इसने तो कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया होगा, खासकर बॉम्बे और मद्रास के मुकाबले। हाँ, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल का नियंत्रण बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर और भी बढ़ा दिया। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की प्रक्रिया और तेज हो गई। अच्छा, तो सरकार अपना नियंत्रण तो बढ़ा रही थी, लेकिन कंपनी आखिर थी तो एक व्यापारिक संस्था। क्या इन सब राजनीतिक बदलावों का उसके मुनाफे पर, उसके व्यापार पर कोई असर पड़ रहा था? यह एक बहुत दिलचस्प बात हुई। सरकार ने कंपनी से राजनीतिक शक्ति तो छीन ली जी, लेकिन उसके व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया। ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कंपनी की राजनीतिक शक्ति कम कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ उसे व्यापार में और छूट दे रहे हैं। ये एक बहुत चालाक रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा, आप व्यापार करो, पैसा कमाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत पर शासन कैसे होगा ये हम तय करेंगे। मतलब एक बार में एक लड़ाई लड़ने जैसा। बिल्कुल। पहले राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और आर्थिक नियंत्रण की लड़ाई को भविष्य के लिए छोड़ दिया। और इसी 1793 के एक्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन जिसका असर बहुत गहरा और लंबा होना था। वो था वेतन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें रुक कर सोचना चाहिए। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके पूरे स्टाफ का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इन नए उद्योगपतियों ने
संसद में लॉबिंग शुरू कर दी कि कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाए, हमें भी भारत से सीधे व्यापार करने का हक मिले। जब 20 साल बाद 1813 में चार्टर को नवीनीकृत करने का समय आया तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। और इसी दबाव का नतीजा था 1813 का चार्टर कानून, जिसने कुछ बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे बड़ा और पहला बदलाव तो यही था, कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से नहीं, भारतीय व्यापार के दरवाजे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, लेकिन इसमें 2 अपवाद रखे गए। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। हाँ, ये 2 चीजें क्यों छोड़ी गईं? क्योंकि ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे वाले व्यापार थे। तो ये एक तरह का समझौता था। सरकार ने दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों को खुश करने के लिए बाजार खोल दिया, लेकिन कंपनी को पूरी तरह नाराज भी नहीं किया। उसके सबसे कीमती व्यापार को सुरक्षित रहने दिया। जी, ये मुक्त व्यापार की दिशा में एक बड़ा कदम तो था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस कानून ने सिर्फ व्यापार ही नहीं बदला, इसने भारत पर ब्रिटिश दावे को और भी मजबूत कर दिया। हाँ, इसने पहली बार बहुत स्पष्ट और आधिकारिक भाषा में कहा कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता निर्विवाद है। अनडाउटेड सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जी, अब इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और इसके अलावा इस एक्ट ने भारत में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों के दरवाजे भी खोले, जो अब तक बंद थे। बिल्कुल, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत दे दी। इससे पहले कंपनी मिशनरियों की गतिविधियों से बचती थी। उसे डर था कि इससे भारतीय समाज में अशांति फैलेगी। हाँ, और उसका व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार की सोच बदल रही थी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। हाँ, इस कानून में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि भारत के ब्रिटिश इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया जाएगा। यहीं से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की औपचारिक नींव पड़नी शुरू हुई। भले ही उसका उद्देश्य भारतीयों को ज्ञानी बनाने से ज्यादा ब्रिटिश प्रशासन के लिए छोटे-मोटे क्लर्क तैयार करना था। और एक आखिरी महत्वपूर्ण बात थी स्थानीय सरकारों को लेकर। उन्हें भी कुछ अधिकार दिए गए। हाँ, इस एक्ट ने स्थानीय सरकारों को लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि टैक्स ना चुकाने वालों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया। अच्छा, ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन और राजस्व इकट्ठा करने के सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश थी। तो आज हमने 1784 से 1813 तक के सफर को देखा। अगर हम इन चारों अधिनियमों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग करके ब्रिटिश सरकार को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। 1786 के एक्ट ने जमीन पर उनके प्रतिनिधि यानी गवर्नर जनरल को लगभग असीमित शक्तियां दे दी। फिर 1793 के चार्टर ने इन शक्तियों को स्थायी बनाया, कंपनी को 20 साल की व्यापारिक मोहलत दी, लेकिन साथ ही भारत पर अपने नियंत्रण का खर्चा भी डाल दिया। और अंत में 1813 के चार्टर ने कंपनी के आर्थिक एकाधिकार की कमर तोड़ दी, ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का झंडा गाड़ दिया और भारत में पश्चिमी शिक्षा और ईसाई मिशनरियों के जरिए एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप का रास्ता भी खोल दिया। ये कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं 1833 से। जी। स्रोत इसे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम कहता है। ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। जमीन पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत में जो बिखरी हुई ब्रिटिश सत्ता थी, उसे एक मुट्ठी में बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा और नाटकीय बदलाव था बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलना। उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जी, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत पर एक ही व्यक्ति का शासन चलेगा। उसे नागरिक और सैन्य दोनों मामलों में असीमित अधिकार दिए गए। और वो पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मतलब इससे पहले जो बंबई और मद्रास में गवर्नर थे, जो अपने अपने इलाकों के छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, उनका क्या हुआ? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, छोटे मोटे राजा। हाँ। इस एक्ट ने उनसे कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह छीन ली। पूरी तरह से। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बंबई, मद्रास अपने अपने घर के मालिक थे। इस एक्ट ने कहा, अब से घर का सिर्फ एक ही मालिक होगा, कलकत्ता में बैठा भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा। बाकी दोनों सिर्फ मैनेजर होंगे जो मालिक के आदेश मानेंगे। सारे नियम कानून बनाने की जो चाबी थी, वो एक ही जगह एक ही व्यक्ति के हाथ में चली गई।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। यानी मद्रास में बैठे गवर्नर को अगर अपने इलाके के लिए कोई छोटा सा नियम भी बनाना हो तो उसे कलकत्ता से मंजूरी लेनी होगी। ठीक यही मतलब था। और इसी के साथ एक और दिलचस्प बदलाव आया। क्या? इस एक्ट से पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस या नियामक कानून कहा जाता था। अच्छा, हाँ। लेकिन 1833 के बाद बने कानूनों को एक्ट्स यानी अधिनियम कहा जाने लगा। ये भी एक प्रतीकात्मक बदलाव था। कैसे? देखिए, रेगुलेशन एक कंपनी का आंतरिक नियम जैसा लगता है, जबकि एक्ट एक सरकार द्वारा बनाए गए कानून जैसा लगता है। भाषा का ये बदलाव उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई। इस एक्ट ने उसकी व्यापारिक गतिविधियों को ही खत्म कर दिया। मतलब जिस कंपनी की पहचान ही व्यापार से थी वो अब व्यापारी ही नहीं रही। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। सोचिए, एक कंपनी जो मसालों और कपड़े के व्यापार के लिए बनी थी अब पूरी तरह से एक सरकार बन चुकी थी। सही बात है। उसके जहाज अब माल नहीं बल्कि कानून और नीतियां ढो रहे थे। स्रोत में साफ लिखा है कि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र अब ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रहेंगे। इसका सीधा मतलब था कि अब उनका एकमात्र मकसद भारत पर शासन करना था, ब्रिटिश ताज के एक प्रतिनिधि के तौर पर। एकदम सही। लेकिन इसी एक्ट में एक ऐसी बात भी थी जो अपने समय से बहुत आगे की लगती है। आप सिविल सेवाओं की बात कर रहे हैं? जी, सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोलने की कोशिश। इसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर कंपनी के किसी भी पद को हासिल करने से रोका नहीं जाएगा। ये तो बहुत प्रगतिशील बात लगती है। सिद्धांत में ये यकीनन प्रगतिशील था। ये पहली बार था जब ऐसी किसी समानता की बात आधिकारिक तौर पर की गई। लेकिन यही हमें उस समय का विरोधाभास दिखता है। मतलब एक तरफ वो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ असल में हुआ कुछ और। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रावधान कागज पर तो आ गया, लेकिन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। अच्छा। उनके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि भारतीय लोग उन्हीं पदों पर बैठेंगे जिन पर अब तक सिर्फ अंग्रेज बैठते आए थे। उनका विरोध इतना मजबूत था कि इस प्रावधान को लागू ही नहीं होने दिया गया। तो ये सिर्फ एक कोशिश बनकर रह गया। हाँ, एक राजनीतिक खींचतान थी जिसमें कंपनी के पुराने दिग्गज जीत गए। तो 1833 में केंद्रीयकरण अपनी चरम सीमा पर था। सारी ताकत एक व्यक्ति, गवर्नर जनरल के हाथ में। सिविल सेवा में सुधार की कोशिश नाकाम। लेकिन 20 साल तक एक ही व्यक्ति से इतना बड़ा साम्राज्य चलाना, क्या यह सिस्टम अपने ही बोझ तले दब नहीं रहा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या उन्हें यह एहसास होने लगा था कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं है? रोजमर्रा का प्रशासन चलाना लगभग असंभव हो रहा था। काम का बोझ बहुत ज्यादा था। इसी एहसास से 1853 के चार्टर एक्ट की नींव पड़ी। ये एक्ट 1833 की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश थी। तो 1853 के एक्ट ने क्या बदला? ये कैसे अलग था? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था सरकार के कामों का बंटवारा। कामों का बंटवारा? जी, इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी यानी कानून बनाने वाले कामों को उसके प्रशासनिक यानी रोज के शासन चलाने वाले कामों से अलग कर दिया। अच्छा। इसके लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। स्रोत में इसे एक छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा गया है। लेकिन एक मिनट, क्या इसे संसद कहना सही होगा? क्योंकि जहां तक मुझे पता है इसमें सदस्य तो चुने हुए नहीं थे, सब मनोनीत थे। क्या ये ब्रिटिश संसद की नकल करने की एक सतही कोशिश ज्यादा थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। छोटी संसद कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ। ये किसी भी तरह से आज की संसद जैसी लोकतांत्रिक नहीं थी। सारे सदस्य अंग्रेज थे और मनोनीत थे। लेकिन इसकी अहमियत इस बात में है कि इसने पहली बार कानून बनाने को एक अलग और विशेष काम माना। अच्छा, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जी, जिसके लिए अलग लोगों और अलग प्रक्रिया की जरूरत है। ये ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं की नकल करती थी, जैसे बहस करना, प्रस्ताव लाना। तो हाँ, ये एक दिखावा भी था, लेकिन एक ऐसा दिखावा जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की पहली ईंट रखी। और उस सिविल सेवा वाले मुद्दे का क्या हुआ, जिसे 1833 में डायरेक्टर्स ने रोक दिया था? क्या 20 साल बाद माहौल बदला? माहौल बिल्कुल बदल चुका था। ब्रिटेन में भी उदारवादी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो 1853 के एक्ट ने वो कर दिखाया जो 1833 नहीं कर पाया था। मतलब
इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू कर दी। विशिष्ट सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। तो 1833 का अधूरा सपना 1853 में पूरा हुआ और इसी के लिए माकाले समिति बनी थी, है ना? जी हाँ, 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका काम इस नई खुली प्रतियोगिता प्रणाली के नियम कानून तय करना था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। किस एक्ट ने कंपनी के शासन को आगे तो बढ़ाया, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस बार एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। वो क्या थे? वो एक ऐसी शर्त थी जिसने कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का संकेत दे दिया था। अच्छा। पिछले सभी चार्टर एक्ट्स जैसे 1793, 1813, 1833 कंपनी को 20 साल के लिए शासन का अधिकार देते थे। जी। लेकिन 1853 के एक्ट में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई। इसने बस इतना कहा कि कंपनी तब तक भारतीय क्षेत्रों पर शासन करेगी जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी। मतलब कंपनी को एक तरह से नोटिस पे रख दिया गया था कि आपका समय कभी भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल, ये एक साफ संदेश था कि अब सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश ताज को होने वाला है और ये कभी भी हो सकता है। कंपनी अब सिर्फ एक अस्थायी ट्रस्टी थी जिसकी जरूरत खत्म होने वाली थी। एक और नई बात इस एक्ट में थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व की। ये क्या था? क्या इसका मतलब था कि आम भारतीयों को सरकार में जगह मिल रही थी? नहीं, आम भारतीयों को नहीं, लेकिन ये एक दिलचस्प शुरुआत थी। कैसे? जो नई विधान परिषद बनी थी उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए थे। उनमें से 4 सदस्यों को बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा मनोनीत किया जाना था। अच्छा, तो प्रांतीय सरकारें चुनती थीं। जी, ये पहली बार था जब केंद्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय या प्रांतीय सरकारों के नजरिए को शामिल करने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, इससे पहले सिर्फ कलकत्ता में बैठे कुछ अंग्रेज अफसर पूरे देश के लिए कानून बना रहे थे, जिन्हें शायद मद्रास या बंबई की स्थानीय जरूरतों का कोई अंदाजा भी ना हो। बिल्कुल। ये उस कमी को दूर करने का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो अगर हम इन दोनों एक्ट्स की कहानी को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट दिशा दिखती है। 1833 में सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया गया, एक सुप्रीम बॉस बनाया गया। हाँ, केंद्रीकरण अपने चरम पर था। और फिर 1853 में उसी ताकत को थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू किया गया, कामों को अलग किया गया और स्थानीय आवाजों को, भले ही वो अंग्रेजों की ही हों, शामिल करने की शुरुआत हुई। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो इन अधिनियमों ने, चाहे अनजाने में ही सही, भारत में एक आधुनिक शासन प्रणाली की नींव रखी। जैसे कि एक केंद्रीकृत सरकार का विचार, कानून बनाने के लिए एक अलग संस्था यानी विधायिका का विचार और योग्यता के आधार पर सरकारी अधिकारियों की भर्ती का विचार। ये तीनों स्तंभ आज भी हमारी व्यवस्था का आधार हैं। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी दिखाती है कि ब्रिटिश संसद ने कितनी चालाकी से और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता छीनकर सीधे अपने नियंत्रण में ले ली। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प समा पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचा जा सकता है। 1853 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित भविष्य में डाल दिया, ये संकेत देते हुए कि उसका अंत निकट है। और ठीक 4 साल बाद 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जी। क्या 1853 के इस एक्ट द्वारा लाए गए बदलावों और इस अनिश्चितता ने उस विशाल उथल-पुथल से पहले के राजनीतिक माहौल को बनाने में कोई भूमिका निभाई होगी? क्या इसने भारतीय शासकों और जनता को ये संकेत दिया होगा कि अब पुराने निजाम का अंत होने वाला है?